नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से। और आज 22 जनवरी है। आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। और इसके साथ साथ वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और जुड़े लक्ष्य के साथ, ताकि आप अपनी तैयारी को कर सकें मजबूत। इसी के साथ चलते हैं लक्ष्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर और कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा कहाँ? कारगिल, शिमला, धर्मशाला, मसूरी। तो इसका आंसर होगा कारगिल। कारगिल में खेलो इंडिया आइस टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा आज का कि जम्मू कश्मीर के रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में निवेश को मंजूरी दी गई, यह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है झेलम नदी, सिंधु नदी, चेनाब नदी, किशनगंगा नदी। तो इसका आंसर होगा चेनाब नदी। चेनाब नदी पर अभी हाल ही में रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में निवेश को मंजूरी दी गई है और ये किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए निवेश को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है और ये जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है और ये किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है। कौन सा परियोजना है? ये रतले हाइड्रो पावर परियोजना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा चेनाब नदी पर एक और परियोजना को प्रस्तावित किया गया है जिसका नाम कवार है। कवार परियोजना को प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा जो चेनाब नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मसूरदार, ठीक है, मसूरदार सहायक नदी है किसकी? चेनाब नदी की। इस पर भी एक परियोजना प्रस्तावित की गई है जिसका नाम है पाकलदुल परियोजना किस नदी पर है? मसूरदार पर है। और मसूरदार किसकी सहायक नदी है? चेनाब पर है, चेनाब नदी की सहायक नदी है। इसी के साथ देखें तो चेनाब नदी पर अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है और जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है और यह पुल दुनिया का सेवंथ सबसे बड़ा आर्क पुल भी होगा। और इस पुल को का जो डिज़ाइन है वो फिनलैंड और जर्मनी के डिज़ाइनर्स द्वारा तैयार किया जा रहा है, वहाँ की कंपनी द्वारा तैयार किया जा रहा है। वहीं देखें तो चेनाब नदी ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले से निकलती है और जम्मू कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान से होकर बहती है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के टांडी में चंद्र और भागा दो नदियों के संगम से इस नदी का उद्गम होता है। चंद्र और भागा नदियों के संगम से यह नदी बनती है। इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है अश्किनी। प्राचीन काल में इस नदी को यानी कि चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? अश्किनी के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और किस देश के मध्य समझौते को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। तो अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुए समझौते को मंजूरी प्रदान की है। इस समझौते के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान यानी कि नेशनल इंडियन सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर सोलर एनर्जी उज्बेकिस्तान में सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए पायलट परियोजनाओं को पहचान करेंगे, पायलट परियोजनाओं को शुरू करेंगे। ये दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य देशों में भी सौर परियोजनाओं को लागू करने के लिए काम करेंगे। तो इस समझौते का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर सोलर एनर्जी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर सोलर एनर्जी उज्बेकिस्तान में कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी, जिसका उद्देश्य यह होगा कि उज्बेकिस्तान ये क्षेत्रों में कितनी क्षमता है कि हम वहाँ पे सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ ही ये दोनों देश मिलकर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य देशों में सौर परियोजनाओं को लागू करने में भी काम करेंगे। इसी के साथ देखा जाए तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर सोलर एनर्जी नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है और ये देश में सौर ऊर्जा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के संबंध में
काम करती है उसके लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। हरियाणा गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। इसी के साथ हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 में फ्रांस में हुए पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत जो कोप 21 सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन था, जिसमें जलवायु परिवर्तन को लेकर सम्मेलन किया गया और इसे पेरिस जलवायु समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो कब हुआ था? 2015 में हुआ था, 30 नवंबर को। तो इस सम्मेलन के दौरान इसका गठन किया गया। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को लेकर गठित किया गया। इस पर इसका प्रस्ताव की पहल की गई। इसी के साथ देखा जाए तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य इसमें जुड़े सदस्य देशों और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख जो चुनौतियां हैं उनको साथ मिलकर समाप्त करना है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को वर्ष 2030 तक अपने लक्ष्य को पूरा करना है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें जलवायु परिवर्तन को भी पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत जो उसके उद्देश्य है पेरिस जलवायु समझौते के, वहाँ तक लेकर आना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी हासिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसी के साथ देखा जाए तो ISA का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पहला जो सम्मेलन हुआ वो 2 से 5 अक्टूबर को 2018 में ग्रेटर नोएडा में हुआ। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश भारत में इसका आयोजन किया गया। तो ISA का पहला जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। इसी के साथ 2019 का जो सम्मेलन है वो न्यू दिल्ली में किया गया और 2020 का सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया था। तो इसका उद्घाटन जो किया गया 2018 में, जो इसका पहला सम्मेलन जो हुआ, इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव यानी यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं वो श्री एंटोनियो गुटरेस, तो एंटोनियो गुटरेस के द्वारा किया गया था। इसी के साथ देखें तो उज्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई देश है और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ताशकंद। राजधानी क्या है? ताशकंद और मुद्रा सोम है। तो उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? सोम है और राजधानी ताशकंद है। मध्य एशिया में आता है। स्थल रुद्ध देश है यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ ये सीमाबद्ध देश है। इसको मानचित्र पर चलिए देखते हैं कि उज्बेकिस्तान इन देशों से किस प्रकार सीमाबद्ध दिखाई देता है। तो दोस्तों ये हमारा प्यारा देश भारत जो कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है और भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है उज्बेकिस्तान। अगर हम एशिया में मध्य एशिया में चलें तो मध्य एशिया में ये उज्बेकिस्तान देश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लोकेट हो रहा है, जो कि उत्तर में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और दक्षिण में अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। इसकी सीमाएं किस किस के साथ लगती हैं? इधर कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान के साथ। ये एक स्थलरुद्ध देश है जो चारों तरफ से एक सीमा से घिरा हुआ है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कुछ इस प्रकार की, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का राज्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी या 23 जनवरी। तो इसका आंसर होगा 21 जनवरी। 21 जनवरी को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। 21 जनवरी 1972 को इन तीनों ही राज्यों को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 21 जनवरी को दिवस मनाया जाता है, राज्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 21 जनवरी 1972 को इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया था। और 1972 से पहले मणिपुर और त्रिपुरा यूनियन टेरिटरीज थे यानी कि केंद्र शासित प्रदेश थे। और उसके पहले मेघालय को 1969 में असम के एक उपराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। असम के एक उपराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद 1972 में 1972 में इसे एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया। किसे पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया? मेघालय को 1969 में पहले क्या बनाया गया? उपराज्य बनाया गया। किससे अलग करके? असम से अलग करके, असम में ही एक बनाया गया। फिर उसके बाद असम से अलग करके 1972 में एक कंप्लीट पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त देखें तो उत्तर पूर्व राज्यों को जो राज्य के दर्जा मिले उसमें 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया। इसे भी असम के नागा हिल्स और नागा हिल और तुएंगसोंग क्षेत्र से बनाया गया। तुएंगसोंग क्षेत्र और नागा हिल्स को अलग करके
नागालैंड बनाया गया किस राज्य से? असम राज्य से 1963 में अलग करके बनाया गया 1 दिसंबर। इसके अलावा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें मिजोरम को 1986 में मिजोरम शांति समझौते के बाद बनाया गया था। इसी के साथ सिक्किम को भी 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा एक राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया और जो 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इससे पहले सिक्किम चोंग्याल वंश के राजवंशों में एक स्वतंत्र देश के रूप में विश्व में स्थापित था। इसके बाद 1975 के बाद सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बन जाता है। इसी प्रकार देखें तो 26 जनवरी 1950 को असम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। छठी अनुसूची में, संविधान की छठी अनुसूची में वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य संविधान की छठी अनुसूची में हैं, जिसमें कुछ आदिवासी क्षेत्रों को, जनजातीय क्षेत्रों को के प्रशासन के प्रावधान किए गए हैं, उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई है। इस प्रकार देखें तो उत्तर पूर्व राज्यों में 8 राज्य आते हैं, एक सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा 8 राज्य आते हैं, जिसमें से ये जो 7 राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये 7 सिस्टर्स हैं, ये 7 राज्य, और उत्तर पूर्व राज्यों में ये टोटल 8 राज्य आते हैं, जिसमें एक 7 सिस्टर्स और फिर उसके साथ एक प्लस सिक्किम इसमें शामिल होता है। इसी के साथ चलते वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन है नेताजी एक्सप्रेस, बंगबंधु एक्सप्रेस, हिंद सत्याग्रह एक्सप्रेस, स्वराज एक्सप्रेस। तो इसका आंसर होगा नेताजी एक्सप्रेस। तो नेताजी एक्सप्रेस नाम रखा गया, हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया। और भारतीय रेलवे ने यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा के बाद लिया है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। तो इसी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी प्रकार रेलवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो भारतीय रेलवे नेटवर्क के आकार में दुनिया में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है भारतीय रेलवे का। और भारतीय रेलवे की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चली थी वो 1925 में चली थी, बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला हार्बर तक चली थी। तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला हार्बर के बीच 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। इसी के साथ देखें तो बोरी बंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन रहा है। बोरी बंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का बोरी बंदर है। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसी के साथ देखें तो उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर जंक्शन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1355 मीटर है। दूसरे स्थान पर खड़गपुर है। इससे पहले गोरखपुर से पहले खड़गपुर रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। अब गोरखपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। और इसी के साथ देखें तो भारत का सबसे लंबा रेल पुल अभी भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच है। रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में है। और भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित की गई है चलने के लिए। और वंदे भारत की पहली सबसे तेज़ ट्रेन है। वंदे भारत की सबसे तेज़ ट्रेन है वंदे भारत। तो भारत की सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत की सबसे तेज़ ट्रेन है। और सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित की गई है। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी छठे कार्यकाल के लिए चुनाव जीते, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? कौन? योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति है? तंजानिया, रवांडा, युगांडा या सूडान। तो इसका आंसर होगा युगांडा। युगांडा के राष्ट्रपति अभी योवेरी मुसेवेनी ने बॉबी वाइन, जो उनके विपक्ष में खड़े थे, बॉबी वाइन को हराकर छठे कार्यकाल के लिए चुनाव उन्होंने जीता है। इनका चुनाव काफ़ी विवादास्पद रहा है, इसीलिए लगातार समाचारों में बने हुए हैं। यहाँ के नागरिकों ने इनके चुने जाने को गलत ठहराया है। इसके साथ साथ बॉबी वाइन ने भी इसको गलत तरीके से चुनाव जीतने के आरोप इन पर लगाए हैं।
तो इसी के साथ हम देखें तो युगांडा एक पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है और ये पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है, यानी कि स्थलरूप देश है। इसकी राजधानी है कंपाला और ये केन्या, दक्षिण सुदान, कॉन्गो, रवांडा और तंजानिया के साथ सीमा साझा करता है। और इसी के साथ ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, क्षेत्रफल की दृष्टि से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील के साथ भी सीमा साझा करता है। युगांडा की स्थिति यदि हम मानचित्र पर देखें तो यह कुछ इस प्रकार है। हमारा प्यारा देश भारत और भारत के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर, यहाँ इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन के पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में हम अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है युगांडा। युगांडा देश ये हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और ये विक्टोरिया झील है यहाँ पर, विक्टोरिया लेक ये बिल्कुल इसके दक्षिण में स्थित है। विक्टोरिया लेक है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से और इस झील से दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम होता है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। इसी के साथ देखा जाए तो इसके चारों तरफ देश कुछ इस तरह से हैं कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सुडान, दक्षिण सुडान, केन्या, तंजानिया और रवांडा, इनके साथ ये चारों तरफ से सीमा इसकी लगती है। इस प्रकार ये एक स्थलरूप देश की श्रेणी में आता है। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य सरकार ने कार्यक्रमों पर सरकारी व्यय को किस राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रमों पर सरकारी व्यय को ट्रैक करने के लिए अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं गुजरात, गोवा, कर्नाटक, बिहार। तो दोस्तों इस वीडियो पर भी हमने 50 लाइक का टारगेट रखा है। आप लोगों के सहयोग से हम इस 50 लाइक के टारगेट को जरूर प्राप्त करेंगे। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने अपने सरकारी कार्यक्रमों पर किए जाने वाले सरकारी खर्चे को ट्रैक करने के लिए अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो होगा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अनुसूचित जाति जनजाति आदि से संबंधित जो योजनाएं हैं उन पर होने वाला जो खर्चा है, व्यय है, उसको ट्रैक करेगा ये। और इसका उद्देश्य, कर्नाटक सरकार का उद्देश्य एक प्रकार से शासन में पारदर्शिता को लेकर आना है, यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको ये लेकर आना इस सरकार का उद्देश्य है इस सॉफ्टवेयर को लाने के पीछे। तो इसी के साथ देखा जाए तो कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और इसकी राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ अपनी सीमा साझा करता है तथा अरब सागर के साथ इसकी तटीय सीमा लगती है। इसके मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है, BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल वजुभाई वाला है यहाँ के राज्यपाल हैं। इसी प्रकार मानचित्र पर देखें तो भारत के मानचित्र में दक्षिण में यहाँ कर्नाटक है, उत्तर में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल इसके दक्षिण में है और इसके पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर के साथ इसकी तटीय सीमा लगती है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से 150 दिनों तक बढ़ाई है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने अभी मनरेगा के तहत 100 से 150 दिनों तक इसकी संख्या बढ़ा दी है। उत्तराखंड सरकार ने कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिनों की घोषणा की है। और मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की वृद्धि की यह घोषणा किसने की है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा की गई है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस की घोषणा के साथ साथ उत्तराखंड आजीविका ऐप को भी लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड आजीविका ऐप किसने लॉन्च किया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉन्च किया है और इस ऐप के माध्यम से बेरोजगार लोगों को मदद प्रदान की जाएगी। इसी के साथ देखा जाए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी कि मनरेगा को भारत सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पहले महात्मा गांधी इसके में नाम शामिल नहीं था। इसका नाम क्या था पहले शुरुआत में 2005 में जब इसे अधिनियम के रूप में शामिल किया गया था, लागू किया गया था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 था। इसके बाद वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम
बदलकर महात्मा गांधी और इसमें जोड़ दिया गया, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो गया। तो 2010 में इसका नाम बदला गया। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के जो अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्य हैं, अकुशल यानी कि जो नॉन स्किल्ड हैं, जिनको किसी तरीके की तकनीकी ज्ञान नहीं है, वो वयस्क सदस्य 100 दिनों के गारंटी युक्त रोजगार का प्रावधान उनको दिया जाएगा। इस चीज़ की गारंटी मनरेगा के अंतर्गत दी जाती है कि 100 दिनों तक का उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। वहीं इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो क्षेत्र सूखाग्रस्त हैं और जनजातीय इलाके हैं, वहाँ मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार उन्हें का प्रावधान किया गया है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के सभी स्थानों पर ही 100 दिनों के बजाय क्या कर दिया है, अब 150 दिनों का रोजगार देने की घोषणा कर दी है, जिसमें 50 दिन जो एक्स्ट्रा है उस पर राज्य सरकार ही सारा खर्च वहन करेगी। केंद्र सरकार उस पर किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगी। तो इसी के साथ देखें तो उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक पर्वतीय राज्य है, जिसकी राजधानी गैरसैंण जो कि ग्रीष्मकालीन है, और देहरादून जो कि शीतकालीन राजधानी है। तो इसकी दो राजधानी है, एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। इसी के साथ मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि पहला खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या ओडिशा। तो इसका आंसर होगा लद्दाख। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में अभी केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 21 जनवरी 2021 को लद्दाख में प्रथम खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो उद्घाटन किसने किया है? जो युवा मामले और खेल मंत्री हैं, कौन वर्तमान में? किरण रिजिजू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये शीतकालीन खेल महोत्सव का उद्घाटन लद्दाख के कारगिल जिले के पदुम नामक स्थान पर किया गया। कारगिल जिले के पदुम नामक स्थान पर किया गया है। तो खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल महोत्सव जो है 30 जनवरी तक चलेगा, और इसका एक उद्देश्य एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म को बढ़ावा देना है, और लद्दाख में शीतकालीन पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। इसमें जो मुख्य विशेषताएं होंगी, आइस हॉकी, आइस क्लाइंबिंग, स्नो स्कल्पचर और जमी हुई जास्कर नदी पर ट्रैकिंग करना, एथनिक फूड फेस्टिवल, ये सब इसमें मुख्य रूप से शामिल होंगे, जो कि पर्यटकों को इस लद्दाख की ओर आकर्षित करेंगे और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ इसका जो आयोजन है वो कौन कर रहा है? लद्दाख प्रशासन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो किया जा रहा है, ये खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत इनका आयोजन किया गया, और खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में की गई। और इस खेल को या इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो खेल की संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। खेलो इंडिया की शुरुआत 2018 में कुछ खेल अभियानों को एकत्र करके शुरू किया गया, जिसमें राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल अवसंरचना योजना, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली कार्यक्रम को एक जगह करने के बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर होगा चौथा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों को उनकी जो संभावित सैन्य ताकत है, मिलिट्री है, उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है वो किस आधार पर तैयार होती है? किसी देश के सैन्य शक्ति के आधार पर तैयार की जाती है, और इस सूचकांक में भारत का स्थान चौथा रहा है। यानी कि भारत की जो सैन्य क्षमता है वो विश्व में चौथा स्थान रखती है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 138 देशों को रैंक किया गया। इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? चौथा स्थान रहा। और इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया गया। तो इसमें प्रथम स्थान अमेरिका का रहा, दूसरा रूस का स्थान रहा, और तीसरा चीन का स्थान रहा, और चौथा भारत का स्थान फोर्थ रहा है, और पांचवा स्थान जो रहा वह जापान का रहा है, और छठा स्थान अगर हम देखें तो दक्षिण कोरिया का छठा स्थान इसमें रहा है। वहीं पाकिस्तान का स्थान इसमें 10वां रहा है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम
यानी कि 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शन है दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, रिद्धिमान साहा। तो इसका आंसर होगा ऋषभ पंत। तो भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे कम यानी कि 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। और पंत ने यह आंकड़ा 27 पारी में छुआ है, जबकि धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन अपने पूरे किए थे। इसी के साथ पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले भारत के अकेले विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और वे अभी तक 16 टेस्ट में 1088 रन बना चुके हैं। उनमें से 2 शतक और 4 अर्धशतक उनके शामिल हैं। इसी के साथ ये थे हमारे 10 आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। और चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो आज की वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय किस स्थान पर है? ऑप्शन है वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।